हो गया। अच्छा ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारी क्लास कल होनी थी लेकिन मुझे कहीं पे ट्रैवल करना पड़ा, तो आज हम बात करते हैं जो हमको कल करना था। आज हम बात करेंगे कि हमें शेड्यूल कैसे बनाना है और अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी होती है और आप लोगों को एग्जाम देना है ऑलमोस्ट 2029 या 2030 में। तो वो एक इतना लंबा टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्टार्ट खराब हो जाएगी या फिर हम अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, बार बार उसको बनाते हैं फिर इरेज कर देते हैं, तो ये चीजें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं इतनी लंबी जर्नी में। तो कैसे अपने शेड्यूल को अच्छे से हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम टेबल को ठीक तरीके से बनाएं ताकि हमको पढ़ने में मजा भी आए और हमारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से एक फ्लो में बहें, हमारा जो शेड्यूल है वो। तो ये देखते हैं हम। जैसे यूपीएससी है, आप लोगों को एग्जाम देना है 2029 या फिर 2030 में। तो करीब करीब हमारे पास ऑन एन एवरेज 2.5 to 3 years हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो उस टाइम को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये आज हम लेट से करते हैं कि हम मान लो अब शुरू कर रहे हैं, कितने टाइम में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत रिविजन्स भी करेंगे। और एक बार हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है, हमने बेसिक्स प्रिपेयर कर लिए एनसीईआरटी से भी और स्टैंडर्ड बुक से भी, उसके बाद रिवीजन का काम कैसे करना है, फिर साथ में जो हम एमसीक्यूज करते हैं ये प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आंसर राइटिंग कैसे होगी, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो टाइम है उससे पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इसमें हम किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाएं, एग्जाम के डे तक अपने आप को उसी एनर्जी के साथ कैसे रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अगर प्रिलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है तो इस तैयारी को लगभग 10 to 12 months इजीली लग जाते हैं। ऑन एन एवरेज सबको इतना टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉइंटर्स हैं कवर करने के लिए, उनको नोट्स भी बनाना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो हर चीज को एक एक ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से कवर करने में इतना समय तो लग जाता है। ठीक है, इसको कैसे करना है अब देखो। हम इसका ना एक टाइम टेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने आज स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में हमने अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। कोर सब्जेक्ट्स कौन से? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री। ये सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं। ये सब्जेक्ट सबसे पहले क्यों? क्योंकि यही फाउंडेशन बनेंगे सब्सीक्वेंटली, जैसे जब हम आईआर कवर करेंगे या फिर हम बायलेटरल रिलेशंस, गवर्नेंस, ये टॉपिक्स जब कवर करेंगे ये सब्जेक्ट्स हमें वहां हेल्प करेंगे। जैसे कि हमारा एक टॉपिक होता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज का टॉपिक है? कायदे से हम उसको इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं, लेकिन ये टॉपिक गवर्नेंस में भी हमको हेल्प करता है, क्योंकि हमको स्कीम्स बनानी है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उन स्कीम्स को बनाएगा, कैसे वो फंक्शन करेंगी। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब क्या है, अगर हमें इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स नहीं पता कि पॉवर्टी को चलो कैलकुलेट कैसे करते हैं, हेड काउंट रेशो क्या होता है, किस तरीके हमारे इंडिया में कितने परसेंटेज पॉवर्टी है, कैसे इंप्रूव हुई, हिस्टोरिकली कितना रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और टाइमलाइन के हिसाब से कैसे इंप्रूव हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उससे पहले उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब इनके ऊपर फर्दर इसके क्या करें, व्हाट टू डू,
ये होता क्यों है पॉवर्टी? इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है? मॉल न्यूट्रिशन भी एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि अगर पॉवर्टी है इसका मतलब कुछ चीजें जो बेसिक्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही, वो फुलफिल नहीं हो पा रही तो मॉल न्यूट्रिशन हो पा रहा है, लिटरेसी कम हो रही है। तो ये फैक्टर्स हम जब इन सब्सीक्वेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो हमें बहुत हेल्प होती है। इसीलिए पहले 6 महीनों में हमको ये जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेना है। तो हमारी एक टाइमलाइन सेट हो गई कि हमारे पास 6 मंथ्स हैं जिसमें हमको इन कोर सब्जेक्ट्स की, जो हमने एनसीईआरटीज की बात की थी, वो कवर करनी है। उसके साथ साथ इनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एडवांस बुक्स होती है, वो कवर करनी है, और इनके नोट्स बनाने हैं आपको। नोट्स एक बार आपके फाइनलाइज हो जाते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में कितना टाइम लगता है? मान लो लेट से नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस स्टेप में हम जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरीके के टॉपिक्स कवर करते हैं। ये टॉपिक्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर करने में क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा? 2 to 3 days। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो आपको सोसाइटी कवर करना है, आपको कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 5 days नोट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, अब आपको इसको समझने में भी मजा आएगा, इसके ऊपर आप बिल्डअप कर पाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में मुझे नहीं लगता 1 week से ज्यादा आपको लगेगा, एक बार आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तो। हाँ, अगर आप शुरुआत मान लो ऐसे सोचो कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, फिर समझ नहीं आएगी ये, क्योंकि आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता। जनरली क्या होता है, जब हम अपनी टाइमलाइंस बनाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं कि पूरा एक GS4 एथिक्स का पेपर है तो मैं पूरे 6 महीने कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक खराब स्ट्रैटेजी, एक खराब प्लानिंग हमें ज्यादा कॉस्ट करती है। ठीक है, तो इस बात का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करें। मैं शायद से जितने भी 4-5 लेक्चर्स में मैंने बात की है, मैंने इस बारे पे बहुत स्ट्रेस किया है, क्योंकि देखो फॉर मी यूपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी हो गई। मुझे कुछ नंबर ऑफ इयर्स ऑन एवरेज से ज्यादा लग गए यूपीएससी को क्रैक करने में, क्योंकि मेरी जो स्टार्ट थी वो अच्छी नहीं थी, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, वो बहुत हैफेजर्ड थी, इधर उधर थी। आज मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, फिर मैंने सोचा अब GS2 में पूरा कवर कर लूंगी, तो इसीलिए पॉलिटी के बाद मैं गवर्नेंस पढ़ने लग गई, फिर मैंने IR कवर किया और मुझे लगा कि मैंने GS2 कवर कर लिया। लेकिन गवर्नेंस के लिए मुझे और जो चीजों की जानकारी चाहिए, जैसे कि सोसाइटी की, है ना, जब मैं गवर्नेंस के टॉपिक में वल्नरेबल सेक्शन जो मैंने पढ़ ही नहीं रखा सोसाइटी नहीं पढ़ने की वजह से, जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी ही नहीं है, तो मैं इन दोनों को कैसे लिंक कर पाऊंगी, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। फिर मुझे लगा कि अब मैं GS3 कवर करूंगी, तो मैं इकोनॉमिक्स कवर करती हूँ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, और फिर ऐसे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना है, लेकिन पेपर वाइज नहीं प्रिपेयर करना। अब आप ही मुझे बताओ, सोचो मैंने एग्रीकल्चर कवर कर लिया, क्या मैंने एग्रीकल्चर के सभी डायमेंशंस को कवर किया होगा? ज्योग्राफी मैंने कब कवर किया? उसके लिए इसकी जरूरत है। हिस्ट्री, हिस्टोरिकली इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या क्या हुआ है, क्या मुझे पता है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्या मुझे इतने अच्छे से पता है? तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो इसीलिए मेहनत ज्यादा लगी लेकिन आउटपुट उतना नहीं आ पाया, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सॉरी, कि हम एक स्ट्रक्चर में अपनी प्रिपरेशन को करें, एक प्लान्ड और फेज्ड बैनर में जाएं इसके साथ, है ना। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपके लिए समराइज करती हूँ, और आप भी इस चीज को नोट डाउन करना कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्ट्रक्चर में करोगे।
कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेट से हम आज शुरू कर रहे हैं तो हम अपने कोर सब्जेक्ट्स लिख लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है। अब आप पॉलिटी, हिस्ट्री जो हमने कोर सब्जेक्ट्स किए थे उनको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्डर देके उनको प्रिपेयर कर सकते हो। ये काम आपका 6 मंथ्स तक हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद हम 3 मंथ्स और लगाएंगे और जो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि गवर्नेंस है, इन सब्जेक्ट्स को क्या नाम दें? लेट्स से रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। इन रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करेंगे? इनको प्रैक्टिस, इंटीग्रेट थ्रू रिविजन। तो ये आपने जोड़ दिए, ये सब्जेक्ट्स जोड़ दिए। इस 3 मंथ के टाइम गैप में भी ऐसा करना है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, इस बीच में ऑप्शनल कहाँ गया? वो तो एक इतना इंटीग्रल पार्ट है, 500 मार्क्स ऑप्शनल कैरी करता है। और आप जब भी टॉपर्स की मार्कशीट देखोगे, ऑप्शनल जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं हम ऑप्शनल में, उतने ज्यादा हमको मेंस में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अभी तो मार्कशीट आ गई है, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और मेरा स्कोर 278 है, आई गेस 278 है। अब इतने मेरा मेंस का टोटल मार्क्स कितना है? 825, विच इज प्रिटी गुड, काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसमें से देखो कितनी ज्यादा वेटेज तो सिर्फ एक ऑप्शनल ने कैरी की है। तो हम अपने ऑप्शनल को किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। 2 पेपर हैं 500 मार्क्स के, इसको कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? इसको स्टार्टिंग से ही इंटीग्रेट करेंगे। यहीं से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका है उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और 6 मंथ्स तक कोशिश करेंगे कि हमारा ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम बचता है इसमें हमको ऑप्शनल में आंसर राइटिंग करनी है बहुत सारी, ठीक है। यहां तक हमें कंटेंट प्रिपेयर करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पता है ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल हम अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से डिफरेंट लेते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही था, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट साइंस में थे लेकिन मैंने ऑप्शनल क्या लिया था? ज्योग्राफी। तो मुझे एंटायरली एक नया सब्जेक्ट पढ़ना था जो स्कूल के बाद से कभी पढ़ा नहीं हुआ, 11th-12th में भी नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा। तो अब मैं जब ज्योग्राफी पढ़ूंगी तो मेरे लिए एक इतनी नई चीज है और मुझे एक सर्टेनली एडवांस लेवल की ही ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिपेयर करने में मुझे लगेगा, इसके कंटेंट में एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स लगेंगे। और ये 4 to 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हर ऑप्शनल के लिए होता ही है। आपका ऑप्शनल PSIR है या फॉर दैट मैटर हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी बहुत छोटा ऑप्शनल है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसको कवर करने में कितना टाइम लग सकता है, बट मुझे लगता है 4 महीने तो उसको भी कवर करने में लगते होंगे। 3 to 4 मंथ्स तो एक छोटे से छोटे ऑप्शनल को भी कवर करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। तो यहां क्या हो गया? कोर सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल। एक नीट डायग्राम बनाने की जरूरत है, जैसे हम अपने नोट्स नीट बनाते हैं वैसे ही, ठीक है, साफ सुथरे। 6 मंथ्स ऑप्शनल प्लस हमारे कोर सब्जेक्ट्स, 3 मंथ्स हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को भी हम रिवाइज करते रहेंगे। कोर सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रिवीजन कर ही नहीं रहे, क्योंकि रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को उतना भी टाइम नहीं लगता। लेते हैं ये भी टाइम, कुछ सब्जेक्ट्स में लगता है टाइम, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में 1 वीक लग सकता है, 10 डेज लग सकते हैं, है ना। तो वेरी करेगा वो। और फिर नेक्स्ट में हमें रिविजन प्लस प्रैक्टिस। अब आपका क्या कहना है कि ये प्रैक्टिस इस टाइम के अलावा इस फेज में नहीं करनी? क्या इस समय पे प्रैक्टिस नहीं करनी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे भी आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइम पे भी आप रिवाइज करोगे, लेकिन अभी
मोटा मोटा जो फोकस है वो किस चीज पे है? कंटेंट कवरेज पे, बेसिक्स समझने पे। सब्जेक्ट्स की एक बार समझ हो जाए उसके बाद आगे बढ़ना है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मैं पिछले 4-5 क्लास से आई वॉज वेटिंग कि किस दिन ये वाली क्लास हो और मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर पाऊं, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत अच्छी नहीं होती ना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो फिर एक आपने लर्न कर ली कोई चीज और वो लर्न आपने गलत कर ली, अब उसको पहले आप अनलर्न करोगे और फिर आप सही चीज दोबारा से लर्न करोगे। कितना बड़ा प्रोसेस हो गया ना, कितना लंबा चला गया। मेरे लिए ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप अभी कॉलेज फेज में हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो कोई भी इस तरीके की गलती ना हो कि ये स्टेप बिना बात पे करना पड़े। इसमें टाइम वेस्ट भी होता है, एंग्जाइटी भी आ जाती है, गिल्ट भी आता है, बहुत बुरा भी लगता है कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बाद में जाके समझ आता है कि जो आप पढ़ रहे थे उसको अनलर्न करने की जरूरत है, नए पैटर्न सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो कितना अच्छा होगा हम पहले ही ऐसे कर ले। ओके फिर क्या है, देखो, अब इस चीज को हमने एक टाइमलाइन में ब्रॉड टाइम टेबल तो बना लिया। ठीक है, एक ब्रॉड टाइम टेबल बना लिया कि ऑलमोस्ट 1 साल के टाइम फ्रेम में ऐसे पढ़ना है। टाइम टेबल हम बनाते हैं ना, एक तो यूजुअली सभी की ये आदत होती है कि हम ना पूरे 9 आवर्स 10 आवर्स का टाइम टेबल बनाएंगे और उसमें इतने सारे इंडिकेटर्स लिख देते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, आज ये भी करना है, आज ये भी करना है। फिर वो हो नहीं पाता है ना, क्योंकि हमने इतना ओवर लिख दिया। एक ह्यूमन कैपेसिटी भी तो होती है। आप आज शुरू कर रहे हो तो पहले ही दिन अपने आप से ये एक्सपेक्ट करना कि आज ही आप 8 आवर्स की स्टडी पूरी करके हटोगे, ये गलत है ना। तो बार बार फिर हम क्या करते हैं, आज टाइम टेबल बनाया, आज वो पूरा नहीं हुआ तो टूट गया वो टाइम टेबल। अब कल फिर से टाइम टेबल बनाएंगे, वो भी इतना एम्बिशियस और इतना ओवरडू कर दिया उसको भी, वो फिर से ऐसे ही हो गया कि नहीं फॉलो हो पा रहा। ओवर एम्बिशियस शेड्यूल्स इसीलिए अपने टाइम टेबल में ऐड ही नहीं करने, कि इतने सारे पॉइंटर्स लिख दिए कि उनको आपको करने में भी ऐसे लगे कि आप कैसे पूरा करोगे। क्योंकि देखो, आपने टाइम टेबल बना ली, आपने इतनी सारी चीजें लिख ली, ठीक है। अब दिन के एंड में हम क्या करते हैं, हम टिक मार्क करते हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब आप बताओ, ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है देखना, ये डीमोटिवेटिंग भी तो है ना। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम कम चीजें लिखेंगे, ताकि अब लिखी 2 चीजें हैं तो हमें हाँ दोनों कर ली, डन, है ना। तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिखें हम अपने टाइम टेबल में, और उसको टाइमली हम फॉलो कर सकें, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जैसे बोलते हैं ना हम कि कौन सी वो चीजें हैं जो हमको सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, कौन से वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, तो ये शायद टॉप पे आएंगे, है ना। क्योंकि मान लो हम एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेते हैं और उस 1 मंथ में 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, इसने पूरे 1 महीने में हर रोज 6 आवर्स पढ़ाई की है, ठीक है, इंटू 30 डेज लेट से, ठीक है। और एक दूसरा फ्रेंड है, उसने क्या किया है, उसने 10 दिन के लिए 10-10 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ कौन बेटर रहेगा, किसको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसने 10 आवर्स पढ़ाई कर ली 10 डेज के लिए और इसने पूरे 30 डेज के लिए पढ़ाई की है, किसको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे? ऑब्वियसली ए को मिलेंगे, है ना, क्योंकि उसने रोज वो किया है, कंसिस्टेंटली किया है, उसने एक अप्रोच फॉलो की है। ये तो नॉन सीरियसनेस है कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए क्योंकि टाइम टेबल में इतनी चीजें लिख ली, अगले दिन लिथार्जी या फिर बर्नआउट होने की वजह से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, है ना। तो इसीलिए फिर ये ना गिल्ट आ जाती है इन चीजों की कि अब 2 दिन से मैं पढ़ नहीं रहा, चलो
तीसरे दिन मैं पढ़ाई करूंगा और आज 10 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर से 2 दिन नहीं पढ़ा जा रहा है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गिल्ट और एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब लेके आता है। तो ऐसी चीजें शुरू में करनी ही नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको बाद में परेशान करे। क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि इन हरकतों की वजह से इनकंसिस्टेंसी आती है, फिर हम डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर पाते। प्लानिंग अच्छे से करनी है, पुअर प्लानिंग का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है इस एग्जाम में। स्ट्रैटेजी आप जितनी अच्छी बनाओगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करने, अपने लिए उतने ही टारगेट्स बनाने हैं जितने आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक लैक ऑफ रिव्यू सिस्टम, ये भी बहुत जो है हार्म करता है। क्यों? क्योंकि देखो पता है क्या होता है, हमने अपना प्लान फॉलो कर लिया, हम 10 दिन से 20 दिन से उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ना स्टडी नहीं कर रहे हम उसको रिव्यू नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं कि वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, बस हम लगे हुए हैं एक रैट रेस की तरह। वो भी कभी भी हेल्प नहीं करता। वंस इन अ वाइल अपने आप को रिव्यू करो। ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन ऐसे चले गए जहां आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ऑल्दो आप बेंच पे टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहे थे, पूरे दोनों तीनों दिन पढ़ रहे थे, लेकिन आपको इंटरनली पता होना चाहिए कि हाँ इन 2-3 दिनों में मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, मुझे जितना काम कर लेना चाहिए था उतना मैंने नहीं किया, ताकि आप उसको आगे एडजस्ट कर सको, कॉम्पनसेट कर सको। ये सबके साथ होता है। हमें एग्जाम कब देना है? ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के बाद, है ना। तो 2.5-3 साल ऐसा पॉसिबल ह्यूमनली नहीं है कि आप पूरे टाइम पीरियड में एवरी डे 6 से 8 घंटे दे रहे हो। ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको कहीं पे जाना पड़ा, जब आपको ऐसे था कि आप नहीं थे कंसिस्टेंट, लेकिन उस चीज को स्टडी करना, रिव्यू करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी मिस नहीं करनी। राइट इट डाउन कि इसको रिव्यू करना है, अपने आप को अपना मॉनिटर बनना है, ओवर भी नहीं, एक रीजनेबल अमाउंट में, ठीक है। अब ये देखो टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए। एक तो जो आपके स्टाइल को फिट करे। स्टाइल मतलब आपके पढ़ने के तरीके को। आप सुबह पढ़ते हो, मॉर्निंग में पढ़ते हो, या फिर आप नाइट, कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जिनको रात को पढ़ने की आदत होती है। तो आपके टाइम टेबल्स आपके रूटीन को फिट करने चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ। जस्ट बिकॉज आपने देखा कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं और आपको तो सुबह उठ के पढ़ने की आदत नहीं है, आपसे कोप अप नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो, ठीक है। अपना अपना कंफर्ट खुद ढूंढना है, ये खुद से देखना है। फिर अपनी कंसिस्टेंसी आपको किस तरीके के टाइम टेबल में रख पाओगे आप, वो देखनी है। लेट्स से आप पढ़ने लग जाओ हर रोज 9 आवर्स, है ना, और आप लगातार फॉर 2 years 9 घंटे एवरी डे, पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, खुद सोच के देखो, है ना, नहीं है। कैपेसिटी होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, ये बर्नआउट के सिम्टम्स हो जाते हैं आगे जाके। तो अभी आप ऐसे कर सकते हो कि आप 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को दोगे, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस आप ले रहे हो, जितने भी जिस भी तरीके से आपकी हो रही है, उसके अलावा आपको 5 घंटे 6 घंटे की सिटिंग देनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहता है रादर देन दिस कि आप 9-9 घंटे पढ़ रहे हो लगातार, आपको 6-7 महीने हो गए 9 घंटे पढ़ते, फिर एक दिन क्रैश हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं करना। और आपकी रिक्वायरमेंट्स अभी क्या है कि आपको एक तो कंटेंट प्रिपेयर करना है, फिर आपको रिवीजन करनी है, आपको इसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये आपके टाइम टेबल में फिट होनी चाहिए, ये मेंशन्ड होनी चाहिए कि आपको कब कंटेंट बनाना है अपना, कब आपको अपने बेसिक्स कवर करने हैं, कब आपको अपना एमसीक्यूज बनाने हैं, कब आपको क्या करना है, ये टाइम टेबल में होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी रैंडमली एक डे को टैकल नहीं करना, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में करना है ना। अब क्या है देखो, नो योर रियलिटी, इसका क्या मतलब है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के शेड्यूल में कंफर्टेबल हो पाओगे। जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग कॉलेज में जाते हैं,
ऑलमोस्ट सभी जाते हो आप कॉलेज में, है ना। आप मैं ज्यूम कर रही हूँ कि ये बैच मोस्टली सभी उन स्टूडेंट्स का है, उन एस्पिरेंट्स का है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। तो आप मोस्टली कॉलेज में हो सकता है कुछ लोग बैच में ऐसे हो जो जॉब कर रहे होंगे, बिगनर हो आप लोग, क्योंकि आपने उससे पहले तैयारी नहीं की हुई, आप अभी शुरू कर रहे हो तैयारी करना, है ना। या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स कवर कर रखे हैं, तो आपकी इंटरमीडिएट स्टेज पे है तैयारी। आपके कुछ वीक सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा इकोनॉमी जो था वो उतना स्ट्रांग नहीं था शुरुआत में, तो इसको कवर करने में मुझे टाइम लगा। फिर उसके बाद आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, जैसे कि मेरे लिए ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था तो मैंने उसको इतने टाइम दे के पढ़ा हुआ है, तो वो मुझे पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आता था। तो जीएस में ज्योग्राफी मेरे लिए स्ट्रेंथ जैसा काम करता था। आपके डिस्ट्रैक्शंस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स आ गए, कभी कॉलेज में कुछ फेयरवेल होने लग गई, कुछ कभी फ्रेशर्स होने लग गई, तो ये चीजें भी होती हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ये सब को भी डील करना पड़ता है। आपके स्टडी आवर्स कैसे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 घंटे में उतना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं जो शायद कुछ लोग 5 आवर्स में कर लेंगे, है ना। सबके स्टार्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं वेरी तो करते हैं, एक टाइम के बाद मेहनत करके ये भी वहीं आ जाएंगे, ये भी बाकी भी वहीं आ जाएंगे। तो अपने स्टडी आवर्स, अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह की है, आप कितने एफिशिएंट हैं, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर आपके कोचिंग आवर्स कितने हैं? मान लो आपकी हर रोज 3 घंटे की क्लास लग रही है, तो फिर तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हर रोज 5 से 6 घंटे पढ़ पाओ, है ना, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है, आपको 5-6 आवर सेल्फ स्टडी भी करनी है, कॉलेज के भी कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर होमवर्क्स असाइनमेंट्स करने होंगे, है ना। और फिर उसके बाद आपको कोचिंग क्लास भी लेनी है 3 घंटे की। इतनी सारी चीजें एक दिन में अकोमोडेट हो नहीं पाएंगी, है ना। फिर आपका ऑप्शनल वो कितना टाइम लेगा? आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो हो सकता है आपको इजी लगे करने में, लेकिन अगर वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है तो उसको तो काफी सारा टाइम चाहिए, ठीक है। फिर आपके स्लीप हैबिट्स कैसे हैं? आप सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं या फिर आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं? ये वेरी करता है। तो हमको इस बारे में आइडिया होना चाहिए लार्जली कि हम किस तरह, अब ये सब अगर आपको पता होगा तो आप एक फेयर प्लान बना पाओगे अपने लिए, ठीक है। जो कॉलेज नहीं जाते, ठीक है, हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जो कॉलेज नहीं जाते वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। जैसे मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में कुछ नंबर ऑफ मंथ्स का गैप था, उस टाइम कोविड भी आ गया था, जो भी हुआ था कुछ नंबर ऑफ मंथ्स का गैप था, और उस टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो मैं क्या करती थी, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी चली जाती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे एवरीडे मैं ऑलमोस्ट 1-2 महीने के लिए घर पे पढ़ रही थी। लेकिन फिर वही है, आई कुड सेंस रियलिटी कि मैं घर पे उतनी प्रोडक्टिव हुई नहीं, मेरी एफिशिएंसी नहीं आ रही, मैं नहीं पढ़ पा रही, तो फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी। मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और रात को 7-8 बजे के आसपास वापस आती थी। बीच में लंच होता था, किसी से, अपने कलीग से या फिर अपने जो लाइब्रेरी में बाकी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत इंटरेक्शन भी हो जाती थी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं हम। बाकी इस पॉइंट को हम डिटेल में एंड में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी अपनी एनर्जी अंडरस्टैंड करनी है। इसका क्या मतलब है कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम मॉर्निंग में पढ़ाई करेंगे या रात में पढ़ाई करेंगे। जैसे इनिशियली टिल 2021 कुछ 2-3 साल के लिए मैं रात को पढ़ती थी। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 4 बजे तक पढ़ाई कर रही हूँ, फिर मैं उठती हूँ 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास। लेकिन ये मैंने बाद में चेंज कर दिया, क्योंकि फिर वो रात वाला सस्टेन नहीं हो पा रहा था। रात को पढ़ने की मेरी आदत 11th-12th क्लास से थी, फिर अचानक से कुछ मंथ्स ऐसे आए जहाँ पे ये सस्टेनेबल नहीं हो पाया कि मैं रात को पढ़ाई करूँ, तो उसको चेंज कर लिया। तो ये आपको समझना है कि आप मॉर्निंग में ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो
पूरे दिन आप एनर्जी मेंटेन कर पाते हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो रात में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बट मुझे याद है जब मैं रात को पढ़ती थी तो उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ रही या फिर मैं शायद सुबह बेटर पढ़ी, ऐसा भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो, मेरे ओपिनियन में तो डिफरेंस ज्यादा है नहीं। अच्छा, कुछ जब जिस भी समय पे आप पढ़ते हो, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो जो इनिशियल नंबर ऑफ आवर्स होते हैं वो बहुत हाई एनर्जी होते हैं, तो वहां पे इंटेंसिव सब्जेक्ट्स करने चाहिए। जैसे मैं इस अटेम्प्ट के लिए मैंने सुबह पढ़ाई की है, तो मैं सुबह उठते ही इकोनॉमिक्स करती थी, ऑप्शनल करती थी, आंसर राइटिंग करती थी। क्यों? क्योंकि दिन के एंड के लिए अगर मैंने इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया ना, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि अब शाम तक 4-5 बजे तक मैं भी थक चुकी हूँ, सुबह से 5 बजे उठ के पढ़ाई करने से मैं भी थक चुकी हूँ, है ना। अब सिर्फ 2-3 घंटे बचे हैं जिनमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करूंगी। जैसे कि लेट से मैंने कोई करंट अफेयर की साइट पढ़ ली, उसमें 4-5 करंट अफेयर्स आते हैं, मैंने उस साइट से कवर कर लिया, या फिर मैंने कुछ 10 एमसीक्यूज उठाए ऑनलाइन सॉरी, और वो कवर कर लिए, या फिर मैंने कोई मैप कवर कर लिया, लेट से आज मैंने अफ्रीका कवर कर लिया। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने दिन को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, हम सुबह कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिस समय पे हमारी मैक्सिमम एनर्जी होती है उस समय पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, ये जरूरी है। जैसे लो एनर्जी आवर्स में आप रिवाइज कर लो, क्योंकि आपने वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है आपको। कोई नई चीज समझने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन लगती है, लेकिन शाम तक या फिर जिस टाइम पे आपका बिल्कुल क्रैश होने वाला होता है एनर्जी, उस टाइम पे उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, तो उस समय पे रिवाइज कर लो, मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि मैप्स कर लो उस टाइम पे। ठीक है, फिर है ये टाइम ब्लॉक्स कैसे बनाएं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि 5 बजे से लेके 5:15 तक ये पढ़ना है, फिर उसके बाद 1 घंटा ये पढ़ना है, फिर उसके बाद हाफ आवर ये, फिर 10 मिनट्स ये नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये फॉलो ही नहीं हो पाता। 3-4 घंटे के बाद ये इधर उधर हो जाता है और फिर वो टाइम टेबल डाउन द ड्रेन, है ना। तो क्या करना है, इस तरीके से बनाना है। और इस तरीके से भी एक बार इसको भी ब्रॉडली समझते हैं कि ये टाइमलाइंस भी कैसे बनाई जाती हैं। देखो, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं क्या करती थी, मैं ऐसे सोचती थी, लेट से हमारे कितने दिन बचे हैं, आज 21 मई है, 30 मई तक मुझे क्या करना है। मैंने ये सोच लिया कि मुझे इतने टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, टिल 30 में, तो ये मेरा एक टारगेट बन गया। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को इतने टाइम में करनी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक डेली प्लानर बनाऊंगी, 21 मई, 22, 23, 24। यहाँ पे मैं टाइम नहीं लिखती थी कि 7 से 9 और ऐसे, वो मुझे इनग्रेन्ड ही होता था कि सुबह करना है या दोपहर को करना है, वॉट एवर। इसमें मैं क्या करती थी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6, फिर चैप्टर नंबर, मान लो मैंने देखा इंडेक्स में कि 7th चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो इसके साथ में 3 चैप्टर नहीं कर पाऊंगी, 7th और 8th। फिर ये मैंने देखा आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो 9, 10, 11, 12, ऐसे इस तरीके से टाइम टेबल बनाती थी। ठीक है, एंड सो ऑन 25 तक, तो एंड तक मैं पहुंच जाऊंगी। इसको फॉलो करना इजी भी होता था। मेरे पास टारगेट है कि आज मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे 70 पेजेस कवर करने हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपके लिए इनको कवर करना बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइमलाइंस मैच करना कि 7 से लेकर 9 बजे तक हमको हिस्ट्री पढ़नी है, उसमें कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है। ये ज्यादा बेटर रहता है कि आप ऐसे करो, एक हफ्ते में मुझे ये कवर करना है, अब उसके छोटे पार्ट्स बना लो। कभी क्या होता है, मान लो आपको रिवीजन के फेजेस में आपको इस टाइम पे हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कवर करनी है, तो फिर कैसे बनेगा, 21, ये 3 चैप्टर्स हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 to 9
पॉलिटी, ये 2 कवर हो गए, ठीक है। और फिर एंड ऑफ द डे मैप वर्क अफ्रीका। ये मेरा टाइम टेबल हो गया आज का। अब मैं सोने से पहले क्या करूंगी, मैं इसको मार्क करती जाऊंगी कि ये तीनों चीजें मैंने कर ली, ठीक है। अगर और कोई भी छोटी माइक्रो चीज है, जैसे मान लो आज मेरा टारगेट है कि मैं 20 MCQs करूँ, ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया, नहीं हुआ तो इसको नेक्स्ट डे ऐड कर दिया, यहाँ पे 20 MCQs, ओके। तो ऐसे होता है, एक ब्रॉड प्लान बनाओ और फिर उसको डिवाइड कर दो छोटे पार्ट्स में। जैसे कि लेट्स से आपने अप्रैल का प्लानर बनाना है, सॉरी अप्रैल तो जा चुका है, जून का प्लान बनाना है आपने, है ना। अब क्या करोगे, आप इसमें मार्क कर लोगे कि जून में मुझे करनी है हिस्ट्री कवर, आपकी एनवायरनमेंट कवर करनी है और ज्योग्राफी कवर करनी है। ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे टारगेट हैं। अब ये टारगेट आप कैसे अचीव करोगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, यहाँ पे लिखो क्या क्या करना है। फिर उसके बाद 1 वीक का प्लान बनाओ। 1 वीक का प्लान जब आपका मटेरियलाइज हो जाए, आपने कर लिया, कुछ 3-4 चीजें बैकलॉग में जरूर बचेंगी उसके बाद भी, ठीक है। 3-4 चीजें पक्का बच जाएंगी बैकलॉग में, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो। पूरे 1 मंथ का अगर आपने प्लान बना लिया तो फिर बैकलॉग कब करेंगे, हमारा रिव्यू तो हो ही नहीं पाया। अब हमारा रिव्यू भी हो गया ना कि 3-4 चीजें नहीं हुई, नेक्स्ट वीक का जो प्लान बनेगा वो इनको पहले अकोमोडेट करेगा, उसके बाद नई चीजें लिखेगा, ठीक है। अब हो सकता है ये 3 चीजें करने में आपको जून लग गया और 1 और 2 जुलाई भी लग गई, तो ठीक है, रीजनेबल है। और एक यही आपने किया होता कि पूरे जून का प्लान बना लिया और एंड में आपको 30 जून को पता लगा कि अभी तो बहुत सारी चीजें बची हैं, 8 जुलाई तक हो गए ये सब, तो ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए बेटर है हर वीक रिव्यू कर लो, इन चीजों को अकोमोडेट करो ताकि नेक्स्ट टाइम बैकलॉग्स भी कम होते हैं फिर, ठीक है। अब ये जब भी आप पढ़ने बैठोगे टेबल पे, तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत हो जाती है, मान लो आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कोई आ गया, ठीक है, वो तो पार्ट है आपकी डे का। डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, या आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फिर आपको आधे घंटे बाद याद आया कि चलो 5 मिनट के लिए स्क्रॉल कर लेते हैं, वो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 50 मिनट्स कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आप देखो, अगर आप बहुत फोकस से 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपकी एक अनफोकस्ड पढ़ाई 8 घंटे की पढ़ाई के भी बराबर है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करनी है बिल्कुल अपनी लाइफ से, डिस्ट्रैक्शन होनी ही नहीं चाहिए, फोकस रखना है। इसके लिए क्या है, सोशल मीडिया और ये सब चीजें, इनको अवॉइड करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरे पास व्हाट्सएप भी था नहीं, मैं अवॉइड ही करती थी, मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि ऐसी कोई ग्रुप्स पे नॉलेज नहीं थी जो शायद मुझे मेरी फ्रेंड से नहीं मिल रही, तो काम चल रहा था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। और इंस्टाग्राम जाके तो अभी बना है, उससे पहले मैंने उसको यूज इतना किया नहीं, पढ़ाई के टाइम पे वो डीएक्टिवेटेड स्टेट में ही होता था। क्योंकि एक बार ऐसे होता है कि अगर एक बार हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो उसको स्क्रॉल करते करते हमें भी नहीं पता होता कि हमने कितना टाइम वहां पे वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो और फिर वो चीजें हमारी अटेंशन को भी ग्रैब करती हैं, हम चाह के भी एट सम पॉइंट उनको अवॉइड नहीं कर पाते। तो बहुत फोकस स्टडी के लिए डिस्ट्रैक्शंस खुद से मिनिमाइज कर दो। खुद से मिनिमाइज करने के लिए अपने फोन को क्लीन रखो कि ठीक है, आपके फोन में सिर्फ क्रोम है, यूट्यूब की जरूरत है, या फिर वो एप्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है लेट्स से, तो ठीक है आपके फोन में चैट जीपीटी है, लेकिन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सब चीजों के होने का कोई सेंस नहीं बनता एट सच टाइम, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। और अगर आप एक फेयर तरीके से यूज कर पाते हो तो अच्छी बात है, फिर आप उसको कर लो। अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको हटा दो, अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही
तो ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए चलो यूज कर रहे हो, दिन में 5 मिनट आधा घंटा, ओके, मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ए सोशल एलिमेंट्स बना के रख देंगे हम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली, बात करो, एंगेज करो। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन जो पढ़ाई में चीजें बाधा बन रही हैं, डिस्ट्रैक्शन बन रही है, उनको अपनी तरफ से हटा दो, ठीक है। ओके। अब इसके बारे में तो हमने बात ही कर लिया है ना, कि कैसे हमको वीकली प्लानिंग करनी है। हर रोज उठ के आप शेड्यूल नहीं बना सकते। आपने एक मंथ का ब्रॉडर टारगेट सेट कर दिया, फिर उसको वीक्स में डिवाइड कर दिया, और फिर उसको डेज में डिवाइड किया, तो वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने इसी के बारे में बात की थी कि एक ब्रॉड शेड्यूल हो गया आपके 1 मंथ का, फिर उसके बाद मैक्रो प्लान्स हो गए एक वीक के, और फिर माइक्रो छोटे छोटे प्लान्स हो गए डेली के। अब क्या है, मिनिमाइज टारगेट्स, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। ये क्यों लिखा है मैंने, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी भी टेंडेंसी स्टार्टिंग में क्या होती थी कि मैं प्लान बनाऊंगी, कि मैं अपना प्लान बनाऊंगी, और मैं उसमें इतनी सारी छोटी छोटी चीजें लिख देती थी, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 और 2 मॉडर्न हिस्ट्री, रिवाइज फ्रॉम क्लास नोट्स ऑल्सो, ये भी मैंने एक टारगेट लिख दिया। अब आपको नहीं लगता कि 1 और चैप्टर 2 में जो भी कंटेंट है वो मुझे बिना ही लिखे क्लास नोट से वैसे भी करना था? चलो खैर कोई बात नहीं, लिख दिया, एक साथ टिक मार्क हो जाएंगे, कोई नहीं। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑफ पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोलॉजी पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं इतने ज्यादा मल्टीपल चीजें करूंगी तो मेरी ज्यादा इंटरकनेक्शंस बनेंगी और वो मुझे हेल्प करेगा। ये चीजें नुकसान करती थी। तो इसके साथ साथ फिर मैं मैप लिखती थी, फिर मैं करंट अफेयर लिखती थी, फिर मैं करंट अफेयर के एमसीक्यूज लिखती थी। ये इतनी सारे अपने आप को टास्क दे दिए थे कि एक तो ये पूरे नहीं होते थे, फिर ये एक इतनी हैफेजर्ड जिगजैग मैनर में पढ़ाई थी कि कभी मैं हिस्ट्री पढ़ने लग गई, कभी मैं पॉलिटी पढ़ने लग गई, कभी मैं मैप्स करने लग गई। तो एक प्लान के हिसाब से, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बना ही नहीं। शुरुआत में ऑलमोस्ट 1 साल मैंने ऐसे ही वेस्ट किया है। पढ़ती मैं इतना ज्यादा थी कि 8 घंटे जितना शेड्यूल लिख लिया, इतना ज्यादा डाइवर्स, क्या करने के लिए? अप्रोच मेरी क्या थी कि मेरे कनेक्शंस बन जाएंगे, है ना, मैं मल्टी डायमेंशन कनेक्शन सोच पाऊंगी। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, मैं यहाँ पे इसको उतना टाइम दे ही नहीं पा रही, है ना, क्योंकि ध्यान तो मेरा ये है कि मैं इन चीजों को बनाऊं। ये चीजें खुद ब खुद बन जाती हैं, एफर्ट करना पड़ता है, अपनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनानी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर तरीके से अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना भी बहुत जरूरी है ना। तो थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो जाती है कि हाँ, हमें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद हमें ये भी बता दिया कि हमको मल्टी डायमेंशनल भी सोचना है, हमको हर तरीके से सोचना है, कैसे करें। ऐसे तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ऐसे नहीं होता, मैंने करके देखा, नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। जस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे नहीं हुआ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, आप जनरली, मैं क्या करती थी और मोस्टली जितने भी लोगों से मैंने बात की है उन्होंने भी यही फॉलो किया है, दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेते थे और अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक सब्जेक्ट होता था जो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, जैसे कि मेरे लिए इकोनॉमिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट इजियर जैसे कि एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये मेरे दिन का 4 to 5 आवर्स लेगा और इसमें मुझे लगेंगे लेट से 2 आवर्स, ठीक है। ये उस फेज की बात बता रही हूँ मैं जिस टाइम पे आप एक तरफा सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उस टाइम पे शायद आप कॉलेज का इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है कि मैं दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक डिफिकल्ट और एक रिलेटिवली इजियर, और फिर इसको इतने नंबर ऑफ आवर्स असाइन कर दिए अपने दिमाग में कि हाँ इतना टाइम इसको मैंने देना है, और अब आप इसको अप्रोच करो।
ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में फिर कोई 2 सब्जेक्ट्स, जैसे कि पॉलिटी उठा लिया मैंने, थोड़ा सा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके साथ सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री कर लिया। ठीक है, ये वो लास्ट 3 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो आप एक ही सब्जेक्ट करोगे, क्योंकि अभी आपने इन चीजों को भी पढ़ा नहीं है। अभी आप पूरे दिन इकोनॉमी करोगे 4 घंटे के लिए, उतने में ही आपको ऐसे लगेगा कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, है ना। 1 स्टेप एट अ टाइम जाना है। ठीक है, अच्छा अब हम ये बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स की हम बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लेट्स से आप कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे होगी। ठीक है, कॉलेज के साथ कैसे होगी। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। तो देखो, कॉलेज के साथ अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिनको सुबह पढ़ने का हैबिट होता है, तो क्या कर सकते हैं, सुबह 5 o'clock अगर आप उठ सकते हो, तो इन केस आपका कॉलेज 9 बजे शुरू होता है, लार्जली मोस्टली कॉलेजेस 9 बजे शुरू होते हैं, तो 5 से लेके 8 o'clock तक आपका एक अच्छा खासा स्ट्रेच ऑफ वर्क हो जाता है। यहाँ पे आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट या एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट इजिली कवर कर सकते हो पूरे दिन के लिए। फिर उसके बाद लेट से कॉलेज 2 या 3 बजे तक आपका खत्म हुआ, उसके बाद घर आने के बाद आपकी लेट से क्लासेस हुई या जो भी हुआ, वो रात को सोने से पहले अगर आप 1 आवर दे देते हो, तो कॉलेज के साथ साथ दिस मच टाइम पीरियड इज ओके, इज इनफ, गुड इनफ है ये। ठीक है, ये हो गया। लेट्स से आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है और अब आपको एग्जाम में बैठना है उसके बाद 2028 में, तो उस समय पे तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। कॉलेज उस टाइम खत्म भी होने वाले होते हैं, आपके एग्जाम्स हो सकता है उस टाइम तक हो चुके हो या जैसे भी हो। आपको ये मैनेज करना है कि आप ये रूटीन इंटैक्ट रखें, और फिर जब आपका कॉलेज खत्म हो जाए 2 बजे 3 बजे, आप घर आते फिर से 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, तो इन टोटल ऑलमोस्ट 8 आवर्स आप दे देते हो एक दिन में सेल्फ स्टडी को 8 आवर्स आप दे देते हो, एंड दिस इज ऑलमोस्ट इनफ। फॉर प्रिलिम से पहले आई वॉज रीडिंग फॉर अराउंड 8 to 9 आवर्स, एंड ये सफिशिएंट है फॉर यू टू कवर योर थिंग्स, रिवाइज, प्रैक्टिस। 8 आवर्स ऑफ फोकस्ड प्रिपरेशन, सच में इट इज मोर देन इनफ, तो आप ये कर सकते हो। फिर जो लोग अभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो शायद अभी डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, या फिर उनको कॉलेज में उतना नहीं जाना होता कि डिस्टेंस से पढ़ाई चल रही है या जैसे भी है। अभी तो कॉलेज में इस टाइम पे ब्रेक भी होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप मॉर्निंग में और नाइट में पढ़ते हो, जैसे भी आपको अपने दिन को एडजस्ट करना है कि आप 8 to 9 आवर्स निकाल पाओ, क्योंकि उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस आपकी डिस्टेंस एजुकेशन है तो 7 to 8 आवर्स तो आपको देने ही है सेल्फ स्टडी को। आपके पास एज भी है कि आप एंटायरली सिंगल हैंडेडली सिर्फ यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो ये मैनेज करना आपके लिए डिफिकल्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बांटोगे कैसे, वही आप अभी अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर करो, जैसे ही आपको 5 to 6 मंथ्स में आपके कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रैक्टिस भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, और उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स जो पेरिफेरली बच जाते हैं कुछ सब्जेक्ट के पास। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने लेट से हिस्ट्री कर ली तो सब कुछ कवर हो गया होगा, अब कुछ भी नहीं बचा, नहीं, बाद में रिवीजन के टाइम पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कहीं आपने मॉक में कोई टॉपिक पढ़ा होगा वो आपको मिलेगा, उसका कहीं और से आपने पढ़ा,
बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। 2028-9 तक आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आपको कंटेंट मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो दिस मच टाइम पीरियड वुड बी इनफ। अब आप इसको लाइब्रेरी में जाके डिवोट करते हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप हर रोज कहीं पे जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपका ऑलरेडी एजेंडा सेट है कि आप लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रहे हो। घर पे थोड़ा सा, एटलीस्ट मेरे लिए तो उस कंसिस्टेंसी को और उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लिथार्जी भी आ जाती है, तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी जाती थी उस टाइम पे। ठीक है। देखो किसी ने अभी पूछा है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ और भी एग्जाम्स आते हैं, तो क्या वो भी देने चाहिए? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। पीसीएस होता है या क्या होता है, जो भी होता है, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि एचसीएस का एग्जाम होता है ना। एचसीएस का एग्जाम होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, यूपी में भी होता है, बिहार में होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में होता है। ये एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहिए, क्योंकि लार्जली यूपीएससी के बहुत आसपास इनका सिलेबस आता है ना। इनका सिलेबस और पेपर पैटर्न काफी सिमिलर होता है, और हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इन एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो ऑटोमेटिकली काफी एक्सटेंट तक कवर हो जाता है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है, स्टेट स्पेसिफिक जो होता है कंटेंट। तो वो एग्जाम से पहले आप 15-20 दिन के लिए अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है वो इनफ होता है। क्योंकि मैंने भी एक बार एचसीएस का एग्जाम अपीयर किया है, उसके बाद नहीं किया क्योंकि मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया था दिल्ली में, तो एचसीएस के लिए मैं उसके बाद अपीयर नहीं की। लेकिन हाँ, उस टाइम पे जब मैंने हरियाणा के लिए प्रिपेयर किया था तो 15 डेज वर इनफ। हर रोज आधा एक घंटा हरियाणा के एक एक ही स्पेसिफिक बुक आती है जिसको सब पढ़ते हैं, वो मैंने भी पढ़ी थी और उससे कवर भी हो गए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हाँ, ये एग्जाम्स देने चाहिए। बाकी इसके अलावा जो बैंक के, आरबीआई और नाबार्ड के एग्जाम्स होते हैं, देखो आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि इनके लिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन जितना मैंने सुना है कि इनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट तो होता है। मैथ्स भी होता है कुछ एग्जाम्स में, जहां तक मुझे पता है शायद बैंकिंग के एग्जाम्स में मैथ्स भी एक ठीक लेवल का आता है, तो आपको काफी चीजें डिफरेंटली पढ़नी होती हैं। इन एग्जाम्स की जो जनरल स्टडीज होती है वो भी क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है ना। तो इनके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप यूपीएससी के साथ साथ इन एग्जाम्स में भी अपियर करो, क्योंकि इनका सिलेबस एंटायरली डिफरेंट है। हाँ, लेकिन जो ये एग्जाम है, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, वहां पे आपको ये नहीं छोड़ने चाहिए, इनके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और जब ये एग्जाम आते हैं आप अप्लाई करो और इनमें बैठो, है ना, विद ऑल सीरियसनेस। ठीक है। यूजीसी नेट, हाँ, आप जो सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, उसके लिए ऑफ कोर्स आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होता है इसकी प्रिपरेशन में। जैसे ग्रेजुएशन में मेरे साइंस सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मास्टर्स के लिए मैंने चेंज कर लिया था ज्योग्राफी। तो मास्टर्स में ज्योग्राफी में कर रही थी तो मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अपियर किया था। ठीक है, तो हाँ, आपको करना चाहिए वो तो, क्योंकि व्हाट इफ ऐसा ना हो, लेकिन बाय चांस 2029 में जब आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, लेट से आपने यूपीएससी क्रैक उस टाइम पे नहीं किया, है ना, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी तो है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए। तो अगर आप नेट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो और आपने अपियर किया है और आप क्लियर कर जाते हो, तो आपके पास टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए, पीएचडी करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक क्वालिफिकेशन रहती है। ठीक है, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि चलो कोई बात नहीं, यू आर डूइंग दिस, है ना। बाय चांस इन एनी केस एक दो अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट यूपीएससी इन केस नहीं होता है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये एक बैकअप प्लान हो सकता है ना, यूजीसी नेट
इन इट सेल्फ नेट बैकअप नहीं है, लेकिन हाँ, नेट के बाद जो अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं जैसे कि टीचिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडीज में, तो वो तो आपको बिल्कुल आपको उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम लेक्चर में आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद भी आई टेक ऑल योर डाउट्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स देखो, ये डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने बात की, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ होती है। सैटरडे संडे को थोड़ी ज्यादा कर लो, 7 घंटे पढ़ लो। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे लेट से प्रिलिम्स अभी मई 2026 में है ना, तो 2029 में भी मई में ही होगा। काफी सालों से मई में ही हो रहा है, लेट से 24th को ही है। तो इससे पहले दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास से हाँ, आपको एकदम यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन होके बहुत ही फोकस से 8 to 9 आवर्स तो देने ही है। ठीक है, 8 to 9 आवर्स या फिर 7 to 9 आवर्स तो आपको देने ही है। दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हैं, उतने सिलेबस को, उतने कंटेंट को रिवाइज करने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। फिर उसके बाद हाँ, वही, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ऑलमोस्ट 6 महीने बिफोर प्रीलिम्स आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, इसके बारे में तो हमने बात की एग्जाम्पल से, है ना। कंसिस्टेंसी जितनी आपको रिवॉर्ड करेगी, यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर। ठीक है, रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे करनी है, सिर्फ री रीड, हाईलाइटिंग, ये नहीं करना। सिर्फ ये रिवीजन नहीं होती कि वापस से पढ़ लिया, एक्टिव रिकॉल करना है। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करना है, एक्टिवली उसको रिवाइज करना है टॉपिक को। हमने इसको स्टिमुलेट भी करके देखा था क्लास में कि हम कैसे कर सकते हैं, शायद से साइक्लोन्स या इन्फ्लेशन ऐसे किसी टॉपिक पे किया था, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड है प्रीलिम्स में, और राइटिंग बेस्ड है मेंस में। तो इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी उतनी जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हाँ, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा ना एग्जाम को। एग्जाम में बैठने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने इन चीजों की प्रैक्टिस कर रखी है। फिर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। प्रोग्रेस ट्रैक करना कैसे, वही, अपने आप को रिव्यू करना। वीकली आपने कितना किया, कितना बच गया, क्या आपका कोई टारगेट रह गया। ठीक है, तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, ताकि अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको मेंड कर सको। ठीक है, हम्म। अब शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। हमने एक लॉन्ग टर्म शेड्यूल की भी बात कर ली, हमने मंथली टारगेट्स के बाद वीकली टारगेट्स और फिर डेली टारगेट्स की भी बात कर ली। ठीक है, तो आई गेस इसको रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है। अभी आई कैन टैकल योर डाउट्स, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो, दोज हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, हाँ उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आप आपने ग्रेजुएशन कर ली, इन केस आपने अगर अभी तक मास्टर्स में एनरोल नहीं किया है तो आपके पास गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है एंटायरली यूपीएससी को देने के लिए। तो आप जाओ, अपने दिन की शुरुआत करो पढ़ाई करने से और दिन की एंड करो पढ़ाई करने से, लेकिन एक स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के साथ। आप लाइब्रेरी में बैठो, एक बार 1 महीने का शेड्यूल चार्ट करो कि कैसा आपका 1 महीना दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस तरीके से कवर करने हैं, फिर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, ताकि नेक्स्ट मंथ अगर आपने इस महीने में कोई गलती की है या फिर किसी कोई कोई इंडिकेटर ऐसा है जो छूट जा रहा है, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में कवर कर सको। ठीक है, तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और एक सोफिस्टिकेटेड प्लान बनाओ। ठीक है, तो ये है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अभी से पहले अपना डिसाइड तो कर लो कि आपका कौन सा ऑप्शनल होना चाहिए। एक सेकेंड,
अभी से पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका ऑप्शनल होना कौन सा चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आप उसको प्रिपेयर करना भी स्टार्ट करो। सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, एंड देन डिसाइड कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। ठीक है। लॉन्ग सिटिंग कैसे करें? धीरे धीरे आ जाता है। अगर आज आपका पढ़ने का फर्स्ट डे है तो आज ही ये एक्सपेक्ट करना कि आप आज ही 8 घंटे कर दोगे फिर कल भी 8 घंटे, ऐसे नहीं होता। आप शुरुआत करो 3 आवर्स से, फिर उसको इंक्रीज करो 4 पे, फिर 5 पे, फिर 5 को मेंटेन करो एक वीक के लिए, फिर सोचो 5.5 करोगे नेक्स्ट टाइम, फिर 6 करोगे। और आप इस टाइम को ना ट्रैक भी कर सकते हो पोमोडोरो टेक्निक से। पोमोडोरो ऐप भी होता है, फॉरेस्ट ऐप, पोमोडोरो ऐप, फोकस टू डू, ऐसे करके। तो इन एप्स के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हो। एकदम से 8 आवर्स पे शिफ्ट करना ये हेल्दी भी नहीं रहता, क्योंकि इसको मेंटेन नहीं कर पाते। वही जो आप पूछ रहे हो ना कि कंसिस्टेंसी कैसे लेके हैं उसमें, ऐसे उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, तो मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन 2018 में शुरू की थी, विच वॉज वे बैक देन। उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और मैंने तब स्टार्ट की थी। और उसके बाद अभी 2025 के अटेम्प्ट में आई कुड क्रैक इट। तो क्लियरली शुरुआत में कुछ गलतियां हुई हैं। 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके इस बीच तक बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी, विच जो मैं बात कर रही थी ना अभी, जो अनलर्न करनी पड़ी, फिर बाद में नई चीजें सीखनी पड़ी, है ना। तो आपको ये नहीं करना, इसीलिए मैंने शुरुआत में ये बताया कि आपको क्या नहीं करना है। आपको अपने प्लान्स ऐसे नहीं बनाने जो हेफेजर्ड हो, कि जो मन किया वो पढ़ने लग गए। सोच समझ के बनाए, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैंने इनिशियली 2 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स आई कुड क्रैक इट, फिर मेंस भी क्रैक हुआ, लेकिन इंटरव्यू स्टेज के बाद मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स तक प्रीलिम्स फिर से नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो बहुत सारा उसके रीजनिंग और एनालिसिस करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत छोटे मार्जिन से रह जाता था। लेकिन इस बार प्रीलिम्स काफी बड़े मार्जिन से भी क्रैक हुआ, 105 मार्क्स से। तो हाँ, जो चीजें नई सीखी इस बार, वो मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है अपने लेक्चर बाय लेक्चर में, प्रैक्टिकली दिखाने की अपने नोट्स के थ्रू, पीवाईक्यू एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, तो उन चीज़ों ने मुझे हेल्प भी किया है बहुत ज़्यादा। और सिर्फ प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से मार्क्स आए, और मेंस में भी आई गॉट 825 मार्क्स, विच इज़ अ प्रिटी गुड स्कोर। तो यहाँ से मेरी जो भी लर्निंग्स हैं और जो भी मैंने गलतियाँ की हैं इस टाइम में, वो मैंने आपको अपने इन कुछ लेक्चर सीरीज में बताने की कोशिश की है, ताकि आप वो रिपीट ना करो। मेरे से जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो मुझे भी हेल्प की हैं प्रिपरेशन में, वो आप यूज कर सकते हो। और जो मेरे से गलतियां हुई हैं वो भी मैंने बताई हैं, ताकि आप उनको रिपीट ना करो, है ना। दूसरों के मिस्टेक से भी सीखें। रैंक 182, 182। एक्टिव रिकॉल कैसे करें? आप क्लासेस देखोगे पीछे वाली, जो अभी ऑलरेडी 3-4 क्लास पहले हो चुकी है, तो आपको पता चलेगा। हमने उसमें बात किया है, लेकिन मैं अभी भी बता दूंगी। लेट्स से हमने लास्ट टाइम शायद साइक्लोन्स पे ही बात किया था, तो मैं वही ले लेती हूँ। मान लो आपको साइक्लोन्स के बारे में रिवाइज करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ज्योग्राफी में साइक्लोन्स, अब आपको रिवाइज करना है। तो आप कैसे करोगे? आप बुक नहीं खोलोगे, पहले आप एक रफ कॉपी उठाओगे, आप लिखोगे साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं, कहाँ पे अकर करती हैं, वेयर, आप आंसर लिखोगे। इनका जो डायग्राम होता है उसके थ्रू आप समझाओगे अपनी रफ नोटबुक में कि कैसे साइक्लोन्स आती हैं, कहाँ ओरिजिनेट करती हैं, इस डायरेक्शन में क्यों होती हैं, फिर कोरियोलिस फोर्स का इस पे क्या इफेक्ट होता है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए साइक्लोन्स बनने के लिए, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म होती हैं, उनके अलग अलग नेम्स क्या होते हैं। तो ये इस तरीके से आपने अपने आप रिकलेक्ट कर लिया कि आपने क्या पढ़ा था।
अब आप बुक खोलोगे और देखोगे कि हाँ नोट्स में लार्जली सारी चीजें, ये चीजें मिसिंग है, वो आपने कर ली। तो इससे आपकी मेमोरी में ना ये चीजें बिल्कुल मार्क हो जाती हैं, छप जाती हैं। ठीक है, ये होता है एक्टिव रिकॉल। ऑप्शनल चूज करने के लिए देखो, अगर आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का ऑप्शनल नहीं लेना, तो ऑप्शनल चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने कुछ 2-3 ऑप्शनल अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर लिए। लेट से मैंने कैसे डिसाइड किया था, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ऑप्शनल का वो नहीं था, तो मैंने पॉलिटी, पीएसआईआर यानी कि ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था कि मैं इनमें से कोई एक चूज करूंगी, है ना। उससे पहले मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी थी कि हिस्ट्री मुझसे नहीं होगा इतना कंसिस्टेंटली। इकोनॉमिक्स तो उस समय पे मेरी अच्छी ही नहीं थी, तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया था कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसको शायद मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगी। ये शॉर्टलिस्ट कर लिए, फिर इनके सिलेबस देखे। सिलेबस देख के मुझे ऐसे लगा कि हाँ ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको पढ़ने में इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं इसको एक लंबे टाइम तक, अगर मुझे दिन में 4-5 घंटे भी ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं पढ़ सकती हूँ बिना थके। ठीक है, ये साइंस के भी बहुत क्लोज थी, फिर थोड़ी सी टेक्निकल है, ह्यूमैनिटीज और साइंस के बीच का है ज्योग्राफी, है ना, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो ऐसे 4-5 इंडिकेटर्स ऐसे थे जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट यहाँ इंक्लाइन हुआ, तो मैंने ज्योग्राफी चूज किया। अब आप भी ऐसे ही चूज करो, सिर्फ मार्केट में क्या चल रहा है उस पे ऑप्शनल चूज नहीं किए जाते बिल्कुल भी, ऐसे चूज होते हैं। मुझे आईपीएस मिलेगा। न्यूज़पेपर आप द हिंदू प्रेफर कर सकते हो, हिंदू। आप इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर कर सकते हो। अ, मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करती थी, और इसमें भी मोस्टली जो एक्सप्लेन्ड पेज है वो मुझे इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगता था। तो आप इन दोनों में से, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो जितना मैंने सुना है बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट से, तो दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसको काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। एमसीक्यू के लिए देखो, एक तो आपको ऑलरेडी अपने जो, एक तो आपको ऑलरेडी जो पीडब्ल्यू से कुछ एमसीक्यू का मटेरियल मिल जाएगा जिसमें एनालिसिस होगा। उसके अलावा भी अगर आपको बुक चाहिए तो आप प्रिलिम सिंप्लीफाइड करके एक बुक है, इसको प्रेफर कर सकते हो। और इससे भी ज्यादा बेटर होगा अगर आप पेपर्स निकालोगे 2018 से लेके 2025 तक, और हर एक क्वेश्चन को, इनको या तो प्रिंट करा लो या फिर आप एंकी का यूज कर सकते हो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था एमसीक्यूज के लिए या फिर अपना रिवीजन के लिए। तो इसमें हर एक क्वेश्चन का एक वो कार्ड बनाओ, या फिर प्रिंट करा के हर क्वेश्चन के साथ उसका एनालिसिस खुद से लिख लो। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, ये काफी ज्यादा एक्टिव अप्रोच भी है, क्योंकि आप एक्टिवली हर क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, कहीं कहीं से ढूंढ रहे हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी मिल रहा है ना ऑलरेडी। ऑल्दो ये भी अच्छा है, आपको जो मैटर मिलेगा पीवाईक्यूज के लिए अपने इंस्टीट्यूट से, पीडब्ल्यू से, वो भी अच्छा होगा, उसमें भी एनालिसिस होगा, यहाँ भी एनालिसिस है। लेकिन ये जो आप खुद से करोगे ना, ये पर्सनलाइज्ड एनालिसिस होगा, ये भी करना। ठीक है। देखो, जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे 2024 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम मैं पीएचडी कर रही थी। तो पीएचडी भी मुझे डिपार्टमेंट जाना होता है, मुझे अपना काम भी करना होता है उसको लेके। उस समय पे मेरा कोर्स वर्क भी चल रहा था तो मुझे वहाँ पे क्लासेस भी लेनी होती थी। एक टाइम पे मैं वहाँ पे मास्टर के स्टूडेंट्स को टीच भी करती थी ज्योग्राफी, तो उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, फिर पढ़ाना भी है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो उस समय पे मैं यही करती थी जो मैंने आपको अभी सजेस्ट किया था। मैं सुबह सुबह 4, 4:30 बजे, 5 बजे मैक्सिमम उठ जाती थी, और मुझे जाना होता था डिपार्टमेंट 10 o'clock।
तो 5 o'clock से लेके 9 o'clock तक मेरे पास ये जो टाइम होता था इसमें मैं पढ़ती थी। फिर हमारा ब्रेक होता था 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम मिलता था। तो इसमें जल्दी से 5 मिनट खाना खत्म करके एंड ऑलमोस्ट मुझे 50 मिनट्स मिल जाते थे, तो वहीं पे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में मैं पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद जब भी ऑफ होता था, कभी कभी 5 बज जाते थे, कभी कभी 6 भी बज जाते थे, उसके बाद घर जाके आई वुड मेक श्योर कि मैं 2 घंटे तो दूं, स्लीप बाय 10, 2 आवर्स यहाँ पे। और मैं कोशिश करती थी कि सैटरडे संडे को ऐसे सिचुएशंस में जब मुझे डिपार्टमेंट जाना है मंडे से फ्राइडे, तो सैटरडे संडे को हाँ मैं ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स, ये मेरा रूट रिचुअल रहता था कि इस टाइम पे 8 से 9 घंटे मुझे देने ही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना 1 वीक का प्लान बनाया हुआ है कि मुझे 1 वीक में हिस्ट्री करनी है या जो भी खत्म करना है वो खत्म हो जाना चाहिए, चाहे संडे को मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़ जाए, ये प्लान खत्म होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जॉब के साथ और कॉलेज के साथ ना आवर्स काउंट करने से ज्यादा बेटर रहता है अगर आप ये वाला जो प्लान है ये काउंट कर लो कि 1 वीक में ये टारगेट है कि इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो वो चैप्टर्स आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन आप करो। हो सकता है ट्यूसडे को ये वाला जो टाइम है ये चेंज भी हो सकता है ना। मान लो लेट से ट्यूसडे को मैं इसको फॉलो नहीं कर पाई, कुछ हो गया, कोई फंक्शन हो गया या कोई और ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें मुझे 8 बजे जाना पड़ा या जो भी है वॉट एवर, है ना। तो मैं अब ये तो नहीं सोचूंगी कि आज मैंने इतने नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए, लेकिन वेंसडे को, थर्सडेज को उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगी। 5 बजे की जगह मैं 4 बजे उठूंगी, है ना। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। ठीक है प्रिया विश्वकर्मा, आप पॉलिटी की एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं और साथ में हिस्ट्री रीड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इसको, गुड। अभी GD Syed Mahir, do you think some amount of luck is needed to crack UPSC? ये बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है टू आंसर। आई डोंट नो अबाउट लक, बट मैं तो थोड़ा आई बिलीव कि हाँ डेस्टिनी भी है। देर इज अ सर्टेन टाइम जहाँ पे शायद से ऐसा होता होगा तय कि ये इसी समय मुझे मिलना था या फिर ये इसी समय ये काम होना था, है ना। तो हो सकता है, इट इज ऑन योर बिलीफ, आप मानते हैं या नहीं मानते। कहीं ना कहीं मैं तो बिलीव करती हूँ कि सम एलिमेंट ऑफ लक होता है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि वॉट एवर रैंक आई गॉट, वॉट एवर मार्क्स आई गॉट, हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा डिजर्विंग हो, बट जिस दिन पेपर लिखना था उस दिन शायद उनके दिमाग में वो चीजें नहीं आई जो मेरे दिमाग में आई, जो शायद मैं ज्यादा सोच पाई और वो नहीं सोच पाए। इसीलिए उनके मार्क्स कम रह गए मुझसे, या फिर प्रीलिम्स में कोई 1-2 क्वेश्चन में नहीं स्ट्राइक की वो बात और उस वजह से प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो हाँ ठीक है, इट इज अबाउट लक, इट इज अबाउट देयर डेस्टिनी, इट वाज माय डे दैट डे, है ना। और उनका दिन नहीं था। अब वो ज्यादा डिजर्व करते हैं या नहीं डिजर्व करते, ये पैरामीटर्स मेजर करना डिफिकल्ट होता है, तो हो सकता है। मैप्स पढ़ने के लिए नाम ध्यान नहीं दिया मैंने वो कमेंट में। somebody was asking कि मैप्स इनिशियली कैसे करने होते हैं। देखो मैप्स करने के लिए ना, आप अभी जैसे इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो मैप, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि आप लेट से एशिया के मैप से आपने शुरू किया, तो या तो आप इसको यूट्यूब वीडियोस से देख लो,
आपको ओनली आईएएस की या फिर जैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है मैप वर्क की, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे रिवर्स ऑफ एशिया की देख लिया आपने, प्लेलिस्ट निकाल लो मैप वर्क की, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में से एवरी डे एक कॉन्टिनेंट का कोई एक फीचर कर लो। जैसे आज रिवर्स ऑफ एशिया कर ली, और इसके साथ अगर आपको लगता है कि आप एक और अकोमोडेट कर सकते हो, तो माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका कर लिए, ताकि थोड़ी सी आपको डाइवर्सिटी मिल जाए। या फिर साथ में कर लो माउंटेन्स ऑफ एशिया ही कर लो, थोड़ा सा लिंक भी पता चल जाएगा कि इस रिवर के पास ये माउंटेन थी, है ना। कोई भी एक या दो फीचर्स कवर कर लो। इस तरह से वीडियो से मैप कवर करना ज्यादा इजी है, लेकिन साथ में एटलस के साथ, एटलस में उसको देखो, उसको प्लॉट करो, अपनी एटलस में उसको हाईलाइट करो, ठीक है। हाँ, ऑप्शनल की बुक्स खुशी अलग होती हैं। ऑप्शनल की बुक्स इसलिए अलग होती हैं क्योंकि आपको थोड़े से एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 20 यूनिट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर यूनिट की अलग बुक है, लेकिन शुरू की जो 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2 और 3, क्लाइमेटोलॉजी, सॉरी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, उनकी तीनों अलग बुक्स ली थी। अब ये है कि उसमें तीनों बुक्स में कवर टू कवर नहीं पढ़ना मुझे, मुझे उसमें वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। वो इतनी बड़ी बुक्स हैं, ऑलमोस्ट 500 पेजेस की, मुझे सारी नहीं पढ़नी। उसमें से क्या, मोस्टली मुझे 150 टू 200 पेजेस पढ़ने होंगे। किसी एक पेज पे शायद एक पैराग्राफ ही पढ़ना है, कोई एक चैप्टर हो सकता है एंटायरली पढ़ना हो, लेकिन हाँ इसकी अलग बुक्स होती हैं। अब इन्हीं चैप्टर्स की बुक्स, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट चैप्टर 5, 6 और 7 शायद एनसीईआरटी का उसमें कवर हो जाता है जीएस के लिए, और इसके बियॉन्ड हमें बहुत ज्यादा चाहिए भी नहीं होता, ये ऑलमोस्ट इनफ होता है। थोड़ा बहुत अगर चाहिए होता है तो जीसी लियोंग से या फिर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे आपको मिल जाता है, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स की एडवांस स्टडीज जियोमॉर्फोलॉजी बुक से करनी पड़ती है, ठीक है। हॉबीज के लिए देखो, एक दिन में सिर्फ पढ़ाई करना सस्टेनेबल नहीं है, वही बात है, बर्नआउट हो जाता है। तो हॉबीज के लिए वो आप पे है। आपको अगर ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, 15-20 मिनट के लिए आपने वॉक कर ली, या फिर आपने म्यूजिक सुन लिया, अगर आप पेंट करते हैं तो आपने पेंट कर लिया, तो आप सॉरी, अपने कंफर्ट के हिसाब से हॉबीज को टाइम दो, है ना। पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा टाइम आपने ऐसा कर लिया कि आप बर्न आउट नहीं होगे, आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे और आपको मजे भी आ रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा, अगर प्रीलिम्स से 5-6 महीने पहले की बात करें तो उसमें हॉबीज के लिए ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता है। हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स शिवम मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल में कैसे करना होता है। यूपीएससी में सीसैट में मैथ्स आता है, आपको करना है मैथ्स। आंसर राइटिंग के लिए एज सच कोई बुक नहीं होती जहां पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास हमारी आंसर राइटिंग के बारे में ही है, तो वहां पे मैं डिटेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। अगस्त में लबासना जाना है। ऐसे के लिए भी हमारी एक क्लास है मुस्कान, ऐसे एंड एथिक्स के लिए हमारी क्लास है, तो वहां पे हम बताएंगे ऐसे के बारे में। हाँ जी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सविंद्र सिंह की बुक ही यूज की थी मैंने। प्रीलिम्स का कट ऑफ हर साल डिपेंड करता है, पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे 2023 में पेपर बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट था,
तो उस टाइम पे कट ऑफ शायद से 75 76 के आसपास थी। इस बार पेपर ठीक ठाक था, नॉट वेरी इजी नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो 92 कट ऑफ थी। तो वो पेपर पे डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ रहती है, पर मोस्टली काफ़ी आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं कट ऑफ 100 से नीचे ही रहती है, अराउंड 92 93 ही जा रही है। ज्योग्राफी की या तो एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सिर्फ 1-2 मिनट्स में ज्योग्राफी की बुक्स और स्ट्रैटेजी पूरी बता पाना पॉसिबल नहीं है, अच्छे से बताई भी नहीं जाएंगी। चलो आई गेस डाउट्स आर डन, ठीक है। ऐसे के लिए कोई बुक नहीं होती, ऐसे के बारे में हम बात कर लेंगे। एथिक्स और ऐसे की हमारी एक डिफरेंट एक अलग क्लास है, तो उसमें मैं आपको अपने नोट्स अपने आंसर्स ये सब मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे मेरे ऐसे शुरू होते थे, कितनी टेक्निक से लिखे जा सकते हैं। तो उसमें एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हम एक ऐसे की क्लास रख लेंगे, और नेक्स्ट जो आंसर राइटिंग की क्लास है उसमें भी कुछ आंसर्स को लिखने के तरीके कैसे लिखने हैं, कैसे खुद को इवेल्युएट करना है, तो वो सब भी हम सीख लेंगे, ताकि आप आंसर राइटिंग जब अभी शुरू करो तो आप ब्लैंक ना हो कि आपको कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन से अभी शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे उनका लेवल इंक्रीज करें, और कुछ 5-10 क्वेश्चंस पीवाईक्यू के भी हम क्लास में लिख के देख लेते हैं, ठीक है। तो आई गेस आज की क्लास के लिए इनफ है ना। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी। और आज के डिले के लिए सॉरी, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट एनीवेज आई गेस आज आपने अपनी स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करने का तरीका सीखा है। अब क्लास के बाद अपने टाइम टेबल को एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अपडेट करना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।